जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं वर्णमाला की क्लास, यानी कि वहां से मैं शुरू करूंगा जहां से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग पूछे जाते हैं। जितने भी वर्णमाला में वन लाइनर सवाल बनने वाले थे वो मैंने पहली क्लास में करा दिए हैं। आज हम करने वाले हैं एक बढ़िया सा क्लास जिसमें कि मैं बताऊंगा क वर्ग क्या होता है, च वर्ग क्या होता है, ट वर्ग क्या होता है या प वर्ग क्या होता है। देखो, क वर्ग में क, ख, ग, ङ आता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, व आता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण आता है। और त वर्ग में त, थ, द, ध, ध। सवाल इस तरीके से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क वर्ग का है। तो ऑप्शन इनमें से कुछ भी दे देगा और एक क वर्ग का रख देगा। तो क वर्ग जब भी पूछा जाएगा आपको आपको हमेशा किस साइड चलना है। वर्ग पूछा जाएगा तो आपको इस दिशा में जाना है, चाहे वो क वर्ग पूछा जाए, च वर्ग पूछा जाए, ट वर्ग पूछा जाए, त वर्ग पूछा जाए या फिर प वर्ग पूछा जाए, तो आपको इस दिशा में जाना है। यहाँ पर जो मैंने नंबरिंग की है 1 2 3 4, इसका क्या औचित्य है ये आपको आगे पता चल जाएगा। मैंने कहा था कि लास्ट वाला जो होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर होता है उसको नासिकीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसको बोलते हैं नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन। सवाल ये कई बार बना है, सवाल ये वाला कई बार बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नासिकीय व्यंजन है। तो ड, व, ण, न और मैं, ये हमारे नासिकीय व्यंजन होते हैं। इन्हीं को हम पंचम वर्ण भी बोलते हैं, इन्हीं को हम पंचम वर्ण भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। लेकिन ये जितने भी हैं, कैसे लेके मैं तक और ड से लेके प तक जितने भी हैं, इनको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं दोस्त, उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ये बात भी आप ध्यान रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट मारो या फिर लिख लो। क वर्ग में ये सब आता है, च वर्ग में ये सब आता है, ट वर्ग में ये सब आता है और प वर्ग में ये आता है। समझ रहे हो बात को? ये वाले जो होते हैं हमारे, ये वाले, इनको बोलते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं। समझ रहे हो बात को? ड और ड। समझ रहे हो? ड और ढ, ये हमारे उत्क्षिप्त होते हैं। ये वाले जो होते हैं ये नासिकीय व्यंजन होते हैं। और जितने भी ये होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। बात खत्म हो गई, आगे चलते हैं। अब देखना, जो मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं चीज, वो क्या है ये। फिर आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये बात आपको पता है, पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया था। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4, य, र, ल, ब। समझ रहे हो? इनका अलग अलग आपका, इनका सबका एक उद्देश्य भी होता है। आपसे पूछा जाएगा, दो तरीके से सवाल बनेगा। यहां से कौन कौन सा बनेगा? देखो, सवाल किस तरीके से जनरेट होता है, बनता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं और साथ में डेटा भी आपको दे रहा हूं। दोनों चीजें एक साथ हो रहे। यहां पर पूछेगा निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन तो 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, ब। समझ रहे? एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो मेरे दोस्त वो 4 हो जाते हैं। उसके बाद आता है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? 4 हो जाते हैं। कौन से होते हैं? ट्रिपल से और है, ये हमारे ऊष्मीय व्यंजन, या इनको संघर्षी व्यंजन भी बोल देते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने अभी आपको सिखाया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं मेरे दोस्त, उनकी संख्या 25 हो जाती है। ये चीज आपको बढ़िया से पता है। सवाल बनेगा, अगला सवाल बनेगा कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे दोस्त कितनी हो जाती है? 33 हो जाती है। कैसे? देखो, 25 ये है और 4 ये है, कितने हुए? 25 और 4 29, 29 और 4 कितने हो जाते हैं दोस्त? ये हो जाते हैं 33, यानी कि 33। और यही हमसे पूछा जा रहा था। जब मैं इसकी प्रैक्टिस आपको कराऊंगा तब चीजें आपको समझ में आएगी कि मैं क्या आपको बता रहा था। तो साथ में मैं आपको डेटा भी दे रहा हूं और सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा ये भी मैं आपको साथ साथ सिखाता जा रहा हूं। अगली स्लाइड पर चले जाते हैं। यहां पर देखना दोस्त क्या कह रहा है। यहां पर कहा जा रहा है हमसे कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? सवाल पूछा जाएगा कि प्राण वायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या उनके कितने भेद होते हैं। तो मेरे दोस्त वो 2 हो जाते हैं। एक होता है अल्प प्राण और दूसरा हो जाता है
महाप्राण। अल्प प्राण जो होता है वो 1, 3 और 5 होता है, इस चीज को याद रखना। अभी आपको बताऊंगा ये क्या बला है। और महाप्राण में 2 और 4 होता है, यानी 24 उसको कह सकते हो। देखो ये कहा मैंने, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण, वर्ण है बण, वर्ग नहीं है बल्कि वर्ण, और बोलने पर प्राणवायु लगे, यानी बोलने पर प्राणवायु, यानी कि हमें जैसे यहां पर है 1, 3, 5, ये क्या है इसको सीखो जरा पहले, फिर आगे चलेंगे। प्रत्येक वर्ग का कौन सा, अल्प प्राण की परिभाषा क्या थी, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, ये प्रत्येक वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 जो होता है वर्ण, वो क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। 1, 3, 5, यानी कि जब भी आपसे प्राण के आधार पर पूछा जाएगा तो आपको ऐसे जाना, प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का, देखो अल्प प्राण में क्या था दोस्त, अभी अल्प प्राण यही तो था, अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या था, 1, 3 और 5 ये था। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला यानी क, च, ट, त, प, क, च, तप, प्रत्येक वर्ग का पहला क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी कि ये वाला, यानी कि ग, ज, ड, द और ब, ये गजड़ दब, गजड़ दब ये जो होगा, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर भी क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, वर्ण क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा। और अल्प प्राण यहां पर दिया है प्रत्येक वर्ग का पांचवा, यानी कि ळ, व, ळ, न और मैं, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हमारा अल्प प्राण कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन को पहचानो कौन सा है अल्प प्राण। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, 1 और 3, 5, 1, 3, 5। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वही हमारा अल्प प्राण होता है। जैसे पहला है तो पहला आ जाएगा, पहला प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तो पहला अक्षर तो ये है प्रत्येक वर्ग का, और तीसरा होगा तो ये वाला, और पांचवा होगा तो ये वाला। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, आगे चलो। फिर इसमें क्या कहा था, और देखो इस साथ में क्या होता है, अल्प प्राण कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी हमारे अल्प प्राण ही होते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं मेरे दोस्त, अल्प प्राण होते हैं। येरलेब है, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस येरलेब है, ये भी हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ये बात आपको बढ़िया से अब पता चल गई होगी। यहां पर देख लेते हैं। फिर है हमारा महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण होता है। और साथ में क्या होता है, ट्रिपल से और है भी होता है, ट्रिपल से और है ये भी होते हैं अल्प महाप्राण। और हमारे दूसरे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा भी क्या होता है, महाप्राण होता है। यहां पर सीख लो, देखो यहां पर मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, है ना। देखो क्या था, ये था महाप्राण। महाप्राण में क्या है, महाप्राण में दूसरा और चौथा जो होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, वो महाप्राण होगा, और ट्रिपल से प्लस है भी होगा। तो चेक कर लेते हैं यहां पर महाप्राण में कौन सा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, यानी घ, ज, छ, ढ, थ और फ, यानी कि ये वाले सारे, और चौथा कौन सा, ये वाला है, तो यहां पर चौथा, इसलिए मैंने यहां पर नंबरिंग की थी। बात समझ में आ रही है, मैंने नंबरिंग क्यों की थी, इस वजह से की थी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो हमारा महाप्राण कहलाएगा, और साथ में ट्रिपल से और है भी उसके अंदर मौजूद होगा। ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी हमारे अल्प प्राण होते हैं, पहली बात। दूसरी, महाप्राण में दूसरा और चौथा, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है मेरे दोस्त, महाप्राण होता है। और साथ में कौन कौन से होते हैं, ट्रिपल से और है, ये भी हमारे क्या होते हैं, महाप्राण हो जाते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। यहां पर आ जाते हैं नई स्लाइड पर, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो यहां से, है ना। सब चीजें मैंने बहुत, देखो सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं, प्लस डेटा आपको इतना बढ़िया दे रहा हूं, कम चीज मतलब लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, डेटा बहुत बढ़िया है, एक बार में काम खत्म। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। देखो यहां पर क्या है, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन, यानी कि जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं होती हैं अंदर बोलने वाली,
उनके आधार पर व्यंजनों की संख्या ये कितने होते हैं मेरे दोस्त, ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं, ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। इस सघोष को हम घोष भी बोल देते हैं। आप उसको सघोष कहो या घोष कहो, एक ही बात है। ये होते हैं दो तरह के, एक अघोष और एक सघोष। ठीक है भाई। अब ये क्या बला होती है, ये बला हो जाती है मेरे दोस्त, देखो इसमें भी क्या है, सेम वैसी कंडीशन है जैसे हमने अल्प प्राण और महाप्राण में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने, इसमें है बोलने, जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाएं कंपन ना करें, यानी कि इनको बोलने में ज्यादा वायु ना निकले या कंपन ना हो, तो उनको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। अघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का, यहां पर अगली लाइन देखो, यहां पर लिखा है मैंने, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा, ये वर्ग नहीं वर्ण होगा यहां पर, पहला दूसरा वर्ण, तो यहां पर हम वर्ण कर लेंगे इसको। वर्ण क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, अघोष कहलाएगा। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यहां पर आ जाते हैं देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, वो हमारा कहलाएगा अघोष। तो यहां पर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अघोष। अघोष में क्या है मेरे दोस्त, अघोष में है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अघोष। यानी कि कै चै टै तै पै, ये सब क्या है, अघोष है। और दूसरा ये है 2 नंबर पे, तो ख छ डै और थ और फै, ये भी क्या है हमारे दोस्त, ये सब के सब भी हमारे अघोष बन जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। ठीक है ना भाई, आगे आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। और उसके बाद देखो ये तो रहेगा ही, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या कहलाएंगे, अब हमारे अघोष कहलाएंगे। और साथ में क्या है, ट्रिपल स भी रहेगा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है कि श और श, ये तीनों से क्या है, हमारे अघोष हो जाएंगे। ये तीनों से अघोष हो जाएंगे, ये तीनों से भी अघोष रहेंगे। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण भी क्या रहेगा, अघोष रहेगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई, आगे देखते हैं। अब यहां पर देखना, सघोष या फिर घोष दोनों एक ही चीज है, डरने की जरूरत नहीं है। या फिर आप इसको सघोष पढ़ो या फिर घोष पढ़ो, एक ही बात है। इसमें क्या है, जिनको बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन हो, यानी बोलते समय कंपन हो, तो इसमें आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा, जिस तरीके से हमने अल्प प्राण पढ़ा था, जिस तरीके से हमने महाप्राण पढ़ा था, जिस तरीके से हमने ये अघोष पढ़ा था, उसी तरीके से ये हमारा सघोष भी है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, यहां पर सघोष या फिर घोष कहलाएगा। और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है 4, य र ल ब, और इसमें है भी है। देखो अघोष जो है हमारा, अघोष के अंदर है नहीं है, लेकिन सघोष या घोष के अंदर है, मौजूद है। इस चीज का आप ध्यान रख लेना। तो आपको ये भी सिखा देता हूं एक बार, किस तरीके से है। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, अभी पढ़ा था, मैंने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जो हमारे सघोष या फिर घोष है, सघोष या इसी को हम घोष भी बोल सकते हैं। सघोष और घोष क्या होते हैं, तो आप कहोगे प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो हमारे वर्ण है, तीसरा, चौथा, पांचवा। देखो तीसरा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, यानी कि ये सारे, ये वाले सारे, और चौथा यानी ये वाले सारे, और पांचवा मतलब ये वाले सारे, जो नासिक के व्यंजन है वो सारे, ये सब के सब क्या कहलाएंगे दोस्त, हमारे सघोष या फिर इनको घोष हम कह देंगे। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। और साथ में इसके क्या था, तो आप कहोगे इनके साथ में ये रह बे और है मौजूद था। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ये देखो इसके साथ क्या था, ये रह वे और है भी मौजूद है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट मारो या फिर हाथ से लिखोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है भाई, आगे चलते अगली स्लाइड पर आते हैं। देखो अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है, अगली स्लाइड हमारी हमसे कह रही है, बोले क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण स्थान का मतलब है कि कौन सा व्यंजन
कौन सा स्वर किस स्थान से, किस वर्ग से, किस व्यंजन से बोला जाता है। समझ रहे हो बात को। यहां पर मैंने लिखा हुआ है, ये लास्ट स्टेज है वर्णमाला की। वर्णमाला की ये लास्ट स्टेज है। यहां पर किस तरीके से सवाल बनेंगे वो मैं आपको सब सिखा दूंगा। यहां पर देखो पहला क्या है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य। देखो कंठ का मतलब होता है ये, यहां से कंठ से आवाज निकलती है। तालव्य का मतलब होता है हमारा जो तालु होता है। मूर्धन्य का मतलब होता है, ये थोड़ा आगे आओगे ना आप, दांतों के पीछे इस तरीके से लाइनें खिंची हुई होती हैं, उसको मूर्धन्य बोलते हैं। दंते का मतलब होता है दांत, जिससे जीभ दांतों से स्पर्श हो। और ओष्ठ्य का मतलब होता है जो होठ काम करे जिस चीज में। समझ रहे हो। तो यहां पर हमसे सवाल बनेगा कि कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन। देखो मैंने यहां पर व्यंजन भी शामिल किए हैं और स्वर भी शामिल किए हैं। आप यहां पर देखोगे तो ये सारे व्यंजन हैं, ये सब व्यंजन हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। और ये सारे हमारे क्या है, इधर वाले हमारे स्वर हैं। तो ऐसे कौन से स्वर या व्यंजन हैं, या फिर मैं इस तरीके से बोलूं कि ऐसे कौन से व्यंजन या स्वर हैं जो कंठे से बोले जाते हैं। तो कंठे से बोले जाने वाले जो मेरे स्वर और व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। तो कंठ से बोले जाने क वर्ग है, और क वर्ग के अंदर कौन कौन आते हैं, क, ख, ग, घ, ण, ये आता है। ये हमारे व्यंजन हो गए। और स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ, बड़ा आ, है और विसर्ग। विसर्ग है ये, विसर्ग जो लगे हुए होते हैं, है जिसको बोलते हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन और स्वर आपको पता चल गई। उसके बाद आता है तालव्य। तालव्य से बोले जाने वाले स्वर और व्यंजन। तो तालव्य से बोले जाने वाले जो हमारे व्यंजन है वो च वर्ग है। च वर्ग का मतलब पूरे च वर्ग, जिसमें च वर्ण जितने आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, च, छ, ज, झ, हुए, ये व्यंजन हो गए। तो तालव्य से बोले जाने वाले सारे व्यंजन ये हो जाते हैं, यानी च वर्ग हो जाता है। और प्लस जो स्वर आते हैं वो हमारा ई और ई है, ई और ई है। जबकि यह क्या है हमारा, ये यहाँ पर अर्ध स्वर, अर्ध व्यंजन है। समझ रहे हो। तो ये हमारा ये हो जाता है और से हो जाता है। इसको याद करने की ट्रिक भी अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है हमारा मूर्धन्य। मूर्धन्य से बोले जाने वाले व्यंजन और स्वर बताने हैं। तो व्यंजन कौन से हो जाते हैं, ट वर्ग हो जाता है। ट वर्ग हो जाता है, ये ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हो जाता है। री हो जाता है, र हो जाता है और श हो जाता है। ठीक है भाई, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और उसके बाद आता है हमारा दंते। दंते से बोले जाने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं। तो दंते से बोले जाने व्यंजन है हमारे तय वर्ग, पूरा तय वर्ग आएगा। और तय वर्ग के अंदर क्या क्या आता है, तय, थ, द, ध, न आता है। और इसमें ल और श भी आ जाता है। से हमारा क्या है, शघोष है, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद आता है हमारा सॉरी ओष्ठ्य आता है। ओष्ठ्य में क्या कौन कौन सा बोला जाता है, पै वर्ग बोला जाता है, पूरा पै वर्ग। तो पै वर्ग में हम बोलेंगे, पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै, ये सब आ जाते हैं। किस में आते हैं भाई, ये पै वर्ग में आ जाते, ओष्ठ्य में आ जाते हैं। सॉरी, ओष्ठ्य, सवाल इस तरीके से बनेगा कि ओष्ठ्य से बोले जाने वाला व्यंजन कौन सा है। तो आप अच्छे जानते हो ओष्ठ्य जो बोला जाता है वो कौन सा होता है, पै वर्ग होता है। यानी पै वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं और हमारे जो स्वर आ जाते हैं वो उ और उ होते हैं। देखो होठों का इस्तेमाल हो रहा है इसमें, होठों का इस्तेमाल हो रहा है। समझ रहे हो बात को। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता चल गई होंगी। ये उच्चारण स्थान था सबका। इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से, फिर मैं इसको याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको। उससे पहले मैं यहाँ पर छोटी सी बात और बताता हूं जो यहाँ पर इसके लिए मौजूद है, क्योंकि अभी ये बच गए हैं। तो इसके लिए देखो, सवाल पूछा जाएगा कि कंठ तालव्य कौन से स्वर होते हैं। कंठ तालव्य कौन से स्वर होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ए और ए। कंठ तालव्य, देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक तो है कंठ और दूसरा है तालव्य। इसका मतलब दो स्थानों से बोला जा रहा है। तो ऐसा कौन से शब्द हैं जो दोनों सॉरी कौन से वर्ण है या स्वर है जो दोनों से बोले जाते हैं। तो हमारा ए और बड़ा ए। आप यहां पर देखो ए कैसे बनता है, तो आप कहोगे आ, छोटा वाला आ और छोटी वाली ई को जब हम मिला देते हैं तो ए का निर्माण होता है। ये चीज मैंने आपको शुरू में सिखाई थी। तो ए जो बोला जाता है, ए जो बोला जाता है ये हमारे कंठ से बोला जाता है। ये आप यहां पर देख लो, ए जो बोला जाता है ये कंठ से बोला जाता है। देखो ए कंठ से बोला जा रहा है, ए हमारा कंठ से बोला जा रहा है। फिर उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद है हमारा तालव्य। तालव्य से क्या बोला जा रहा है, ई बोला जा रहा है, ई बोला जा रहा है। देख लो यहाँ पर आप यहाँ पर चेक करो, देखो ई है यहाँ पर, ई कहां से बोली जा रही है, आप कहोगे तालव्य से। तो कंठ और तालव्य दोनों से बोले जाने वाला जो स्वर है उसको बोलते हैं कंठ तालव्य, और इन दोनों के निर्माण से बनता है ए। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, तो ए बनेगा। उसी तरीके से बड़ा वाला ए भी होता है। तो सवाल बनता है निम्नलिखित में से कौन सा कंठ तालव्य स्वर है। तो यहां पर आप देखोगे ए और ए दोनों क्या है हमारे, ये संयुक्त व्यंजन भी है वैसे तो,
वो सॉरी संयुक्त स्वर है हमारे, ये संयुक्त स्वर भी है, ऐसा भी बोल सकते हो, समझ गए बात को। तो ये बनेगा कंठ तालव्य कौन कौन से हैं, ए और ए हो जाते हैं। उसके बाद आता है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, तो कंठ से ये ए बोला जाता है, मैंने अभी आपको दिखाया था, ये देखो कंठ से बोला जा रहा है, कंठ से बोला जा रहा है, कौन सा, ए बोला जा रहा है कंठ से, ठीक है भाई। और यहां पर आप देखो उ, ये है ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, तो ओष्ठ से कौन सा बोला जा रहा था, उ बोला जा रहा था, आप चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर उ है और उ का ऐसा बोला जा रहा है, ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ से जो मिलकर बनता है उसको बोलते हैं ओ। और आप अच्छे जानते हो कि जब ए, छोटा वाला ए और छोटा उ, सॉरी उ मिल जाता है तो इससे क्या बन जाता है, इससे बन जाता है ओ, इससे बन जाता है ओ, ये बनेगा ओ। उसी तरीके से बड़ा वाला ओ बन जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो कंठ ओष्ठ कौन कौन से होते हैं, ओ और ओ होते हैं। इसको याद कैसे रखोगे, देखो इस पर ओ की मात्रा है, इसकी ओ की मात्रा है, तो आप ओ की मात्रा लगा दो दोनों पे, दोनों पे ओ की मात्रा हो गया याद। तो कंठोष्ठ ये दोनों हो जाएंगे, कंठ तालव्य ये दोनों हो जाएंगे। अब आता है दंतोष्ठ, एक होता है दंत ओष्ठ। तो दंत ओष्ठ में कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप याद कर लेना, ये होता है हमारा बै, ये हो जाता है बै, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो, जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दो। देखो मैं इसको याद करने की ट्रिक बता रहा था ना आपको कि इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद कैसे करेंगे, जो अभी पीछे वाला था कि कौन सा, देखो यहाँ पर था कचट तप, एक था कै चैट तप और एक था कथा मूर्ध ओष्ठ, यानी कंठ था, एक था हमारा कंठ है, एक था तालव्य, एक था तालव्य और एक था मूर्धन्य, मूर्धन्य। इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, कैसे याद करोगे इसको, है ना। तो मूर्धन्य, एक था हमारा दंत, कथा मूर्ध ओष्ठ, एक था हमारा ओष्ठ। ये थे कि नहीं थे, ठीक है भाई। और इधर क्या था इनके सामने, इनके सामने क्या क्या था, इनके सामने क्या क्या था, आप कहोगे कै वर्ग चै वर्ग, है ना, कचट तब, कै चै टे कचट तय और पे। देखो इसको और इसको आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो आप, सबसे बढ़िया। देखो इसका मैं अगर एक एक वर्ण लूं सबका एक एक, तो ये बनेगा कथा मूर्ध ओष्ठ, कथा मूर्ध ओष्ठ। इसको ऐसे लिख दो, कथा, कथा मूर्ध ओष्ठ, कथा मूर्ध ओष्ठ, ऐसे याद कर सकते हो, कथा मूर्ध ओष्ठ, है ना। सबका एक एक शब्द ले लिया। और फिर कचट तप, कै चै टे तय और पे, कचट तप। देखो कथा मूर्धोष्ठ कचट तप, तो ये क्या है हमारा, ये बन जाता है, ये बन जाता है हमारा मेरे दोस्त, ये क्या बनेगा, तो आप कहोगे ये बनेगा हमारा कंठ, कंठ मतलब कै वर्ग, ये बनेगा वर्ग, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो इसको ऐसे लिख दोगे, ये क्या हमारा, ये बनेगा वर्ग, ये बनेगा वर्ग, ठीक है भाई। तो ये क्या है, कंठ है, कंठ में कौन सा है, कै वर्ग, और ये क्या है ता, कथा मूर्ध ओष्ठ, कथा मूर्ध ओष्ठ, कथा मूर्ध ओष्ठ, कचट तप, कचट तप, कचट तप, ऐसे याद रख लो, कथा मूर्ध ओष्ठ कचट तप। तो पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ मिला दो, तीसरा तीसरे के साथ मिला दो, चौथा चौथे के साथ और पांचवा पांचवें के साथ मिला दो, ऐसे याद कर सकते हो। तो कैसे, कंठे से कै वर्ग, फिर क्या है हमारा ये ता, तालव्य, ता तालव्य, देखो यहाँ पर ता है और यहाँ पर भी क्या है, ता है, तो ता से तालव्य बनेगा और इसके सामने क्या आएगा, चे आ जाएगा। ये क्या है, मैं, मूर्धन्य, ये क्या है, मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य के सामने टे, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे टे वर्ग हो जाएगा, यानी टे वर्ग आ जाएगा। तो टे वर्ग में जितने भी आते हैं, टे ठे डे ढेड़ है, समझ रहे हो। फिर आता है दे, दे से क्या बनेगा, दंते बन जाएगा, दे से पहला अक्षर लिया था मैंने, दंते बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा ते, ठीक है भैया, तय वर्ग हो जाएगा। लास्ट में हमारा ओष्ठ है, पूरा मैंने ले लिया, तो ओष्ठ है यहाँ पर भी मैंने पूरा ले लिया था, और यहाँ पर क्या था, पे, और इसके सामने भी क्या है, पे है, ऐसे याद रख सकते हो। तो कथा मूर्ध ओष्ठ कचट तप, कथा मूर्ध ओष्ठ कचट तप, ठीक है भैया। और एक ट्रिक और देख लो, ये को कैसे याद रखोगे। देखो एक लड़की थी, है ना, सॉरी एक लड़की थी और उसका एक भाई था जिसका नाम था ये और से यस, उसका नाम क्या था, यस था। उसने अपनी बहन के, अपनी सिस्टर के उसने तालव्य पर मार दिया,
तालव्य पर मार दिया तो बाद में वो ई कर रही, ई क्या कर रही, वो ई कर रही, तो ऐसे याद रख सकते हो। यश ने तालव्य पे मारा अपनी सिस्टर के, तो वो क्या कर रही, ई कर रही, ई कर रही, यानी चलिया रही वो, तो चैवर्ग और ई कर रही, ऐसा आप याद रख सकते हो। कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मूर्धन्य, यहाँ पर ट है, तो टमाटर मुंह से खाया जाता है, टमाटर मुंह से खाया जाता है, टमाटर मुंह से खाया जाता है, तो टैवर्ग मूर्धन्य, टैवर्ग मूर्धन्य, ऐसा भी याद रख सकते हो। दूसरा दंत है, तो द और तय दांत, द और तय दांत, द और तय दांत, दांत याद रख लोगे, तो द मतलब दंत और तय मतलब तैवर्ग। ठीक है भैया, होस्ट लास्ट वाला हो जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। तो स्क्रीनशॉट मारो, याद करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।